आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल पे। और हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी के लिए जो जितने भी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं वो कवर करने वाले हैं। तो ये जो हम लोगों का जो सीरीज़ है ये पहली सीरीज़ है पॉलिटिकल साइंस की। और आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो ये 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का किताब है जिसका हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे। और पहले हम लोग ये पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी के दूसरे बुक्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी से ही हमें समझ में आता है कि डाइवर्सिटी होता क्या है एक्चुअली। पहले इस वर्ड का एक मीनिंग समझ लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्नता, जैसे कि किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे, लाइक इंडिया है ये, तो इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लाइक अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो पार्टिकुलर प्लेस पे अलग अलग तरह के जो लोग रहते हैं एकजुट होकर के, उसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। किसी एक जगह पे अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे और बाकी की चीज़ों को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एक इसमें कहानी के माध्यम से बताया गया है ताकि जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो समझ सकें। पर हमें अपने प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना, तो जो इसमें फैक्ट्स है बस उसी को पढ़ेंगे और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो नोट्स बनाएंगे या फिर अगर किताब है तो किताब में अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये सब कहानी के बारे में बताया गया है। डाइवर्सिटी इन इंडिया बताया गया कि कैसे अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग खाना खाने वाले, अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले, अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब कि इम्पॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है। तो पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 9 पे यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है इसमें बताया गया है 9, 10 और 11 और 12। ये 3 पेज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है जो पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया गया है कि लद्दाख कहाँ पे है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लद्दाख कहाँ पे, तो हम सभी को ही पता हो कि लद्दाख जो है वो इंडिया मैप में कश्मीर के लेफ़्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है लद्दाख। और लद्दाख इंडिया के बाहर यहाँ पे तिब्बत है और यहाँ ऊपर में चाइना है। ठीक है, तो पहले हमें लोकेशन पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है बस वो हम इसमें इम्पॉर्टेंट देखेंगे और कुछ नहीं। तो इसमें बताया कि जो लद्दाख है वो एक डेजर्ट, माउंटेन डेजर्ट है ईस्ट में जम्मू कश्मीर के, और वहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लद्दाख में एग्रीकल्चर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लद्दाख जो है पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है और सिर्फ गर्मी के समय में ही वहाँ पे बर्फ़ पिघलाया जा सकता है। तो अगर वहाँ पे बारिश होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ से जमा है, वहाँ बर्फीला इलाका है, तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, पेड़ तो रहते ही नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में, एग्रीकल्चर नहीं होता है, और वहाँ के जो लोग हैं वो पानी भी पिघला करके ही पीते हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। वूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ के बकरियों में और शीप में भी। तो वही जो लद्दाख से ही जो पश्मीना वूल है वो निकल के आया है, वो कश्मीर से नहीं आया है। तो ये एक पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पश्मीना वूल कहाँ से आया है। तो लद्दाख के लोग पश्मीना शॉल्स, पश्मीना वूल बनाते हैं, कश्मीर को बेचते हैं जो ट्रेडर हैं कश्मीर के, और फिर उसी तरीके से ये पूरे भारतवर्ष में बिकता है और भारत के बाहर भी बिकता है। ठीक है, और वहाँ के लोग क्या खाते हैं? तो वहाँ चूँकि एग्रीकल्चर होता नहीं है तो वहाँ के लोग मीट खाते हैं और मिल्क से बने हुए चीज़ एंड बटर। और वहाँ के लोग इसी वजह से सभी घरों में एक शिप और गोट ज़रूरी से ही रखते हैं, क्योंकि यही एक मात्र सोर्स है वहाँ पे जीवन व्यतीत करने के लिए। और तिब्बत हालांकि एक पहाड़ी इलाका है और डेजर्ट वाला इलाका है, फिर भी ये सब होने के बावजूद भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी जाना माना प्लेस है टूरिस्ट लोगों के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं घूमने, क्योंकि वहाँ पे जो फीचर्स हैं लद्दाख के
वहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं। सबसे बड़ी बात जो टूरिस्ट प्लेस को अट्रैक्ट करती है एक टूरिस्ट प्लेस बनने के लिए। तो आप सभी को बताना है कि लद्दाख में कितने पासेस हैं, ये होमवर्क हो जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि जो लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है वो पासेस कौन कौन से हैं। लद्दाख वाया तिब्बत टू चाइना, ठीक है, ये पासेस आपको बताना है। और हम सभी को पता होगा कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पासेस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पासेस हैं लद्दाख से तिब्बत का, ये पासेस किस लिए काम आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे जो गुड्स एक्सचेंज होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसके लिए भी ये पासेस बहुत ही काम आते हैं। लाइक चाइना से सिल्क आना एंड तिब्बत से वूल जाना, पैशमीना वूल्स वगैरह, तो ये भी एक सोर्स है पासेस हमारा ट्रेड के लिए। और स्पाइसेस हो गया, यहाँ पे बताया गया है स्पाइसेस भी जाते हैं, टेक्सटाइल जाते हैं, टेक्सटाइल यानी कि क्लोथ्स, एंड रॉ सिल्क भी आते हैं, कारपेट्स जाते हैं, जो कारपेट्स बनाए जाते हैं वो सब, ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है ये पासेस के थ्रू। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे इसमें बता रहा है कि जो बुद्धिज़्म है वो तिब्बत में लद्दाख के द्वारा ही पहुंचा। और लद्दाख जो है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं। ये वाला पॉइंट हमें नोट रखना है कि लिटिल तिब्बत किसे कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं, ठीक है। और जो इस्लाम है लद्दाख में वो करीब 400 साल पहले आया था ये कहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लद्दाख है वो काफ़ी फेमस है अपने ओरल ट्रेडिशन को लेकर के। मतलब कि लद्दाख में बहुत ही पोएम्स वगैरह एंड सॉन्ग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा गाए जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वहाँ का जो एक लोकल वर्जन है, जो तिब्बतियन अपना नेशनल इपिक बताते हैं लद्दाख का, वो उसे कहते हैं केसर सागा। जो गाते हैं वो है मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, लद्दाख के मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट केसर सागा गा के अपने नेशनल इपिक बताते हैं। तो ये चीज़ हमें पॉइंट आउट कर लेना है केसर सागा के बारे में। तो बस इतना ही था। और यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि कैसे वीव कर रही है औरत लोग मिल करके, पैशमीना शॉल बना रही है। अब देखो यहाँ पे केरला के बारे में बताया गया है। हम सभी को पता है कि केरला कहाँ पे, तो केरला जो है हमारा साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। एंड केरला के लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है और केरला बिल्कुल वेस्ट साइड से पूरा सी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो केरला है यहाँ पे बहुत सी स्पाइसेस उगाई जाती हैं। यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं हिल्स एरिया पे, यहाँ पे गोलकी और लौंग और इलायची जैसे चीज़ इस पहाड़ पे उगाया जाता है। केरला काफ़ी फेमस है स्पाइसेस के लिए, और इसलिए चूँकि केरला फेमस है स्पाइसेस के लिए तो यहाँ पर ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए थे आने के लिए। जैसे कि हमें पता ही होगा कि यहाँ पे ज्यूज़ आए थे, यहाँ पे अरब्स आए थे पहले। एंड यहाँ पे जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अपोस्टल होता है कि किसी चर्च में जो 10 मेन फादर होते हैं, जो मिशनरीज होते हैं, उन्हें ही अपोस्टल कहते हैं। तो क्राइस्ट एस.टी. थॉमस ये आए थे केरला में, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि यही क्रिश्चियनिटी फैलाए थे 2000 साल पहले इंडिया में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा याद रखना है कि एस.टी. थॉमस 2000 साल पहले आए थे और इन्होंने ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाया था, एक मिशनरी थे। और यहाँ पे फिर ये एक पॉइंट याद रखना है कि जो इब्न बटूटा था ये 700 साल पहले केरला में आया था, 700 साल पहले। और हमें पता है कि जो इब्न बटूटा था वो एक ट्रैवलर था और वो लिखता था जगह जगह जा कर के वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कौन थे। तो वो केरला में आया था। फिर हमें पता ही हुआ कि एक यूरोपियन वास्को डी गामा भी यहीं आया था। तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा कितने सेंचुरी में आया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ये दर्शाता है कि कैसे किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे अगर अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आते हैं तो कैसे उस जगह पे अफेक्ट होता है डाइवर्सिटी का।
जैसे वहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के या फिर किसी लैंग्वेज के लोग रहते हैं एक तरह के, लेकिन वहाँ पे अलग अलग तरह के कुछ यूरोपियंस थे, कुछ अरब्स थे, कुछ मुस्लिम्स थे। तो कैसे वो आकर के इन अपने कल्चर को इस कल्चर में मिक्सअप करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से बताया जा रहा है। और ये जो फिशिंग नेट आप सभी को दिख रहा होगा, इसे ये कहते हैं चीना वाला, क्योंकि ये जो फिशिंग नेट है ये बिल्कुल चाइना में भी इसी तरह का फिशिंग नेट यूज़ किया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए। और वहाँ पे एक चीना चट्टी बर्तन होता है जिसमें फ्राई होता है, मतलब फ्राई करने के लिए पैन लाइक स्ट्रक्चर होता होगा, तो उसे भी चीना चट्टी कहते हैं। और इसे चीना वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, चाइना को हम लोग चीन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है चीना वाला। तो बस यही हमें याद रखना है। और इतना तो हमें पता ही होगा कि केरला में सबसे ज़्यादा फ़िश ही पकड़ा जाता है, क्योंकि वो चूँकि कोस्टल एरिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस उगाया जाता है और वेजिटेबल्स उगाया जाता है। और वहाँ पे स्पाइसेस तो वही है जो बताया भी मैंने। बस यही चीज़ इसमें बताया है कि लद्दाख और केरला दो अलग अलग रीजन्स हैं, फिर भी वहाँ पे किस तरह से डाइवर्सिटी दिखाया गया है कि कैसे लोग अलग अलग तरह के लोग वहाँ आते हैं, कैसे वो अट्रैक्टिव है। तो ये सब इस पेज नंबर में बताया गया है। हमें जो इम्पोर्टेंट था हमने उसे मार्क कर लिया है। इसमें बताया है कि यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। अब ये वाला पॉइंट एक है, ये जो दिख रहा है ये एक पोएम है, इसे छापा गया था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने। ये जो पोएम है, ये सॉन्ग है, ये तब गया था जब जालियांवाला बाग मस्करे हुआ था अमृतसर में। तो उसके बाद लोगों ने ये वाला गाना गाया था यूनिटी दिखाने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये नेहरू हैं, ये भाषण दे रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्लैग होस्टिंग करने के बाद। तो यहाँ पे बताया गया है कि नेहरू की जो किताब थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने एक वर्ड क्वाइन किया था जिसका था, वो सेंटेंस था, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। मतलब इनका कहना था कि विभिन्नता में ही एकता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि किसी एक प्लेस पे अलग अलग तरह के लैंग्वेज के लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो पैन इंडिया मूवमेंट होता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग एक हो जाते हैं, भले वो महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, कश्मीर से हो या फिर केरला से हो, कहीं से भी हो, वो सभी यूनाइट हो जाते हैं। तो नेहरू का यही कहना था कि यूनिटी ही डाइवर्सिटी है, और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। और एक ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और आपको बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। ठीक है, और ये सब क्वेश्चंस हैं बच्चों के लिए, तो हमें इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर का एक बार समरी देख लेते हैं। तो समरी में हमें क्या देखना है, चूँकि हम सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट व्यू से देख रहे हैं, तो ये लद्दाख के बारे में यहाँ पे बस इतना बताया गया है। जो हमें याद रखना है कि लद्दाख से ही पैशमीना वुल आया है, लद्दाख में ही पैशमीना वुल बनता है और फिर इसे कश्मीरी ट्रेडर्स को बेचा जाता है पैशमीना शॉल बना करके। और जो लद्दाख है वो एक माउंटेन डिज़र्ट इलाका है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे पासेज हैं। कुछ पासेज हैं जो तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, और तिब्बत से कनेक्ट करने वाले वो पास एक सोर्स हैं गुड्स एक्सचेंज के, बहुत सारे चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लिए। टेक्सटाइल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया। और हमें ये बताना है कि लद्दाख में कौन कौन से पासेज हैं और कौन कौन से पासेज जो तिब्बत से अटैच्ड हैं, तो ये हमें एक याद रखना होगा। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओरल सॉन्ग के लिए फेमस हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक केसर सागा सुनाते हैं।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि केसर सागा कहाँ गाया जाता है और क्यों गाया जाता है। तो केसर सागा वहाँ के लोकल लोग गाते हैं अपने नेशनल इपिक को सुनाने के लिए, और बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स गाते हैं। फिर केरला में इम्पोर्टेंट यह था, जो केरला के पहाड़ी पे लौंग, गोलकी और इलायची उगाया जाता है, इसलिए फेमस है। और हमें ये याद रखना है कि केरला में ही जो फर्स्ट बार मिशनरी आया था क्रिश्चियनिटी को फैलाने 2000 साल पहले, उसका नाम था एस.टी. थॉमस। इसी को क्रेडिट मिलता है कि इसी ने पहली बार भारत में क्रिश्चियनिटी लाया था। और हमें याद रखना है कि 700 साल पहले इब्न बटूता भी यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे वास्को दी गामा भी आया था। ये चीज़ हमें याद रखना है। और ये जो नेट है इसे चीना चट्टी कहते हैं। ये चीना चट्टी यूज़ होता है केरला में, क्योंकि ये ऐसा सिमिलर नेट चाइना में यूज़ होता है मछली पकड़ने के लिए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस उगाया जाता है, स्पाइसेस उगाया जाता है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है। और फिर इस पेज में कुछ याद रखने लायक नहीं है, बस लास्ट ये याद रखना है कि जो नेहरू का जो किताब था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें नेहरू ने एक सेंटेंस क्वाइन किया था जिसका नाम था यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। तो बस हमें इतना ही याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से बस इतना ही चीज़ इम्पॉर्टेंट था। तो हम लोग ये पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज़ अभी चालू रखेंगे जब तक ये पूरा किताब का चैप्टर कवर अप ना हो जाए। 6th क्लास की थी, और इसके बाद हम लोग फिर दूसरे सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और फिर जब 6th क्लास की ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग बाकी दूसरे क्लास का ख़त्म करेंगे, और इसी तरह से सारा NCERT किताब ख़त्म कर देंगे। सो बने रहिएगा आगे भी वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।